हाँ, तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेक्चर हमें पहले प्रीवियस जितनी है हम पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट है। लाइट क्या होती है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विच अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती है, विजिबल लाइट होती है और इंफ्रारेड होती है। विजिबल लाइट क्या होता है? विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, है ना, इस तरह से विबजियोर पूरा, जिसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर्स। हाँ, अब हम लोग ऑप्टिक्स पर रहे थे, तो ऑप्टिक्स में भी क्लास 12 में दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। हम लोग क्या मानते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कब? जब वेवलेंथ ऑफ लाइट काफ़ी छोटी हो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कभी हम लोग कॉनकेव मिरर लेंगे, कभी कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट एकदम पतली सी है, नैनोमीटर्स में है, और ये जो है ये सेंटीमीटर में होगी, है ना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में होगी। और यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी फिनोमिना पे बेसिक बात करते हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो लाइट है, लाइट की जो डायमेंशन होती है और डायमेंशन जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो सेम होती है बिल्कुल। क्योंकि देखो लाइट की ये जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा, ठीक है, YDSC हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो उस पर स्लिट होती है, ठीक है, स्लिट होती है, ऐसे छोटी सी स्लिट होती है। लाइट को क्या करते हैं? इससे पास करते हैं, ठीक है। ऐसे तो अगर थोड़े से ग्लेंस के लिए आगे का बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक पेज है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छेद कर दिया। लाइट को स्ट्रेट लाइन में अगर लाइट ट्रेवल कर रही थी तो यहाँ पे लाइट को कहाँ पे कैसा होना चाहिए था? लाइट को यहाँ पे भी ब्लैक होना चाहिए था, जितने दूर यहाँ पे कागज है उतने दूर तो ब्लैक होना चाहिए था। ब्राइट स्पॉट तो बस ये दोनों पॉइंट होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके सामने में, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है? इसमें डिफ्रैक्शन की पैटर्न बनती है, फ्रिंजेस बनते हैं, ब्लैक वाइट इस टाइप से, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न में, YDSC में पढ़ेंगे इसको। बस ऐसे ग्लेंस के लिए बता दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। इस पे हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं, फिनोमिना पढ़ते हैं कि क्यों हो रही है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गई। अब नेक्स्ट, बेसिक लॉ ऑफ रे ऑप्टिक्स। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ रेक्टिलाइनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो क्या बोलती है? लाइट ट्रांसफर स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडिया, ठीक है। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इन होमोजीनियस मीडियम। जैसे कि एक लाइट आ रही है, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में बना दिया, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। बीच में मैंने प्रिज्म लगा दिया एक, यहां तक तो होमोजीनियस मीडियम था, लाइट स्ट्रेट ट्रेवल जा रही थी। बट जैसे ही ये प्रिज्म की तरफ जाएगी, क्योंकि प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, ये याद रख लो, म्यू इज इक्वल टू 1.5 होती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये होती है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ बाहर की मीडिया क्या होती है? सराउंडिंग की 1 होती है। तो ये डेंसर मीडिया है एज कम्पेयर, तो लाइट क्या होती है? मूव टुवार्ड्स नॉर्मल हो जाती है। इस पर हम लोग और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जो क्या बोलता है? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडिया। अब नेक्स्ट, हाँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट, दिस इज द सेकेंड लॉ, जो क्या बोलता है? द रे ऑफ लाइट डजंट इंटरफेयर ईच अदर पाथ अपॉन इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने इधर से एक लेजर चला दिया, ठीक है, इधर से भी मैं एक लेजर चला दे रहा हूं, ये लेजर, इस लेजर की पाथ को कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। ये जैसे जा रहा था ऐसे जाएगा, ये भी जैसे जा रहा था ऐसे जाएगा। बट एज अ केस ऑफ हमने कोलिजन में देखते हैं कि जैसे कि एक बॉल है, एक बॉल दूसरे बॉल को जब मारती है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, बहुत अलग अलग टाइप के कोलिजन होते हैं। इसमें एक बॉल अगर सीधा जा रहा था तो दोनों की पाथ चेंज हो जाती है, एक कोलिजन के बाद दोनों की पाथ चेंज होती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों एक साथ चिपक के चलने लगे, जो कि होता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट, जो क्या बोलता है? लाइट डजंट the ray of light doesn't interfere each other path upon interaction. अब नेक्स्ट था लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ क्या बोलती है? द स्टेट दैट द लाइट रिट्रेस इट पाथ व्हेन द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। जैसे कि ये सन है, सन से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है। अगर हम किसी तरह से इस लाइट के डायरेक्शन को 180 डिग्री अगर कर दें
तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन पे सेम रिट्रेस करेगी, सेम बिल्कुल एक एक चीज। मतलब कि अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें घर से स्कूल जाना है, बीच में एक ट्री आ रही है, देन यू टेक पाथ लाइक दिस, ओके। अब जब तुम स्कूल से जब वापस आ रहे हो तो तुम सेम पाथ लोगे या नहीं, ये गारंटी नहीं है। बट लाइट के केस में यह गारंटी है कि ये रिट्रेस इट पाथ, जैसे जैसे वो आया था वैसे ऐसे ही वो वापस जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, तुम कल नहीं आई थी ना, समझ में आ रहा है इतना तक? ओके, कौन समझ में आ रहा है? okay. तो अब और दूसरा क्या है, अब लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? द इंसिडेंटली, यहां पे हम लोग आई को इंसिडेंट करके लिख रहे हैं, आर इज द रिफ्लेक्टेड रे एन इज द नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या था? देखो जैसे कि ये एक प्लेन है, इसको एक प्लेन मान लो, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके जा रही है, नॉर्मल, ये जो प्लेन हो गया सब एक प्लेन में ही है। और इस प्लेन को क्या कहेंगे? या तो इसको प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोल लेंगे और या प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोल लेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल होगी और ये जो एंगल होगी दोनों इक्वल होगी, ठीक है। ये क्या है? ये मिरर है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। हाँ, अब द टू लॉज, अच्छा, और जो टू लॉज जो है वो किसी भी सरफेस पे काम करेगा। अगर सरफेस मान लो ऐसा है या सरफेस मान लो ऐसा है ना, सरफेस कैसा भी है ये किसी भी सरफेस पे काम करेगा, ठीक है। वर्क्स ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अब क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस। अब हम लोग दो टाइप के इंसिडेंस की बात कर रहे थे, नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मली जब यहाँ पे आए, ठीक है, नॉर्मली आने के बाद क्या होगा? ये नॉर्मली रिटर्न हो जाएगा। अब जब ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट जब नॉर्मली आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जीरो होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तब क्या होगा? जीरो होगा। ये था ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग क्या हो रही है कि लाइट 90 डिग्री पे आ रही है, ठीक है, नॉर्मल पे 90 डिग्री पे आ रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 90। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब कि रे ऑफ लाइट, अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, प्रिज्म का मान लो कि ऐसा सरफेस है, और मैं बोल रहा कि लाइट यहाँ पे जो है इस सरफेस पे ग्रेस कर रही है। ग्रेस करने का मतलब क्या है? लाइट सरफेस पे ऐसे करके ग्रेस कर जाएगी, बिल्कुल चिपक के ग्रेस कर जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग आगे जब प्रिज्म पे पहुंचेंगे तो प्रिज्म पे करेंगे। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या थी कि लाइट तो है ऐसे करके आ रही थी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड लाइक दिस। लाइट को जाना कैसे चाहिए था? लाइट को ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या कर गई? ये बिल्कुल डेविएट कर गई, मतलब कि आना ऐसे चाहिए था, चल ऐसे गई। ये जो एंगल जो है दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने निकालना सिखाया था। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री, एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस डेल, एंगल आई प्लस एंगल आई प्लस ये पूरा एंगल डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2i प्लस डेल इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब कि 180 डिग्री, और तो डेल का वैल्यू क्या आ गया? पाई माइनस 2i। अब क्या था हमारा? इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग, ये एक हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारी ये थी, ठीक है। अब हमने क्या करा कि मिरर को थीटा डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है। क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो थीटा जो है, अगर मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा होगी इन द सेम डायरेक्शन। अगर इसको भी अगर क्लॉकवाइज किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही होगी, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज किया तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। इस चीज को हमने प्रूफ भी करा था। जैसे कि ये इंसिडेंस रे है, दो केस थी हमारी, ठीक है। पहला केस ये था, ठीक है, पहला केस ये था, ये नॉर्मल थी पहले केस की, ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है। ये पहले केस की थी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर थी, है ना, पहले केस की ये थी। अब हमने क्या करा था? मिरर को रोटेट कर दिया था ये वाला से,
हाँ, ये दूसरी मिरर थी, है ना। जब हमने उसको थीटा डिग्री जब रोटेट करा था, थीटा डिग्री रोटेट करा, तो इसका नॉर्मल तो अब ये वाला बनेगा, क्योंकि मिरर अब ऐसी हो गई है ना। अब नॉर्मल ये वाला बन गया दूसरे केस में। अगर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वैसे ही आ रही थी जैसे वो आ रही थी, लेकिन अगर हमने नॉर्मल से अगर थीटा मूव हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्या हो जाएगा, आई प्लस। जब आई प्लस थीटा होगा तो एंगल ऑफ अब रिफ्लेक्शन क्या होगा, आई प्लस थीटा, पूरा एंगल आई प्लस थीटा होगा, है ना। अगर हमें बस ये फाइंड करना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितनी मूव हुई, ये पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे की केस थी और ये दूसरी वाली केस थी। अगर हम इसमें से अगर इसको अगर माइनस कर दे तो हमारी ये निकल जाएगी, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता है। अगर हमें ये निकालना है तो हम इस आई में से ये थीटा को अगर माइनस कर दे तो हमारी ये वाली एंगल आ जाएगी, जो हमने इस तरह निकाल लिया था आई माइनस थीटा। जब हमारी आई माइनस थीटा आ गई थी, अब पूरी एंगल जो है वो आई प्लस थीटा है, उस पे से अगर इसको माइनस कर दिया तो हमारी ये वाली एंगल निकल जाएगी, है ना। तो वही कह रहा था मैंने, आई माइनस थीटा, आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, इसको कैंसिल करके 2 थीटा आ गया था, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा सेम डायरेक्शन पे हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या था हमारा, हाँ इस पे हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करा था मैंने। क्वेश्चन क्या करा था कि बाय हाउ मच द मिरर मस्ट रोटेट टू मेक द गिवन रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। मिरर का बताना था रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे अब ग्रेस कर जाए, मतलब कि 60 डिग्री पे चले जाए। अगर रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री करना है तो मिरर को 30 करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या था, हाँ एक क्वेश्चन था यहाँ पे। ये क्वेश्चन 2 चीज से मिली हुई थी। जो एक बोल रही थी कि एक बल्ब जल रही है, सामने में एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है, जब रे ऑफ लाइट, पहला केस था इसमें, पहला केस ये था कि जब रे ऑफ लाइट जब इस पर टकरा रही है तो पहले केस में इमेज उसके ऊपर ही बन जा रही है, मतलब इमेज कोइंसाइड कर रही है। बट जब हमने मिरर को जब एक थीटा डिग्री पे जब रोटेट करा तो रिफ्लेक्टेड तो इमेज तब अब इमेज वाई डिस्टेंस पे बनी है। कहाँ पे बनी है वो वाई डिस्टेंस हमें फाइंड करके बताना था इसको, ठीक है, या फिर थीटा बताना था। हमें पता है कि मिरर को अगर थीटा करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितनी होगी, 2 थीटा, तो हमने उसी को 2 थीटा यहाँ पे लिखा था। अब tan 2 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, हमें ये y डिस्टेंस तो फाइंड करना था, y बाई एल, ठीक है। अब tan 2 थीटा जो है काफी स्मॉल है। इफ tan थीटा नियरली इज इक्वल टू थीटा तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एंगल काफी स्मॉल थी यहाँ पे, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई एल, 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई एल और थीटा इज इक्वल टू y बाई 12। क्योंकि ऑप्शंस में इसी टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे, क्या हो सकता था ऑप्शन ऐसे भी हो सकते थे, थीटा 12, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। तो जैसा ऑप्शन था उस हिसाब से हमने इसको चूज करा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट थी इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। हमें अगर इमेज बनानी है तो वी मिनिमम नीड 2 रेज, वी मिनिमम नीड 2 रेज। तो पहले रेज को हमने नॉर्मली इंसिडेंट कराया तो रिटर्न के उसी पाथ पे रिट्रेस कर गया। दूसरे केस में भी हमने इसको मतलब कि अब इसको प्रोसीड बैकवर्ड करा हमने, है ना। जैसे कि रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये इंसिडेंस ऐसे करा नॉर्मल पे, तो नॉर्मली ये इधर चला गया। अब हमने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करा, ये तो पहली रे हो गई। अब हमें दूसरी रे भी चाहिए, तो हम एक रे ऐसे करके इंसिडेंट करवाते तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी चली जाएगी। हम इसको बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे तो एक पॉइंट पे हमें मिलेगा, हमें इमेज मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट थी मिरर के, इमेज भी उतनी ही दूरी पर थी। और क्या था, प्लेन मिरर पे हम लोग बात कर रहे थे, वो इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या था, रेज जो थी वो एपियर कर रही थी मीट, एक्चुअली वो मीट नहीं। अभी आज हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। तो मिरर के केस में हम लोग देखेंगे कि रेस एक्चुअली भी मीट कर रही थी, कभी कभी कॉनकेव के केस में, तब इमेज कैसा बन रहा था, ठीक है। तो इस केस में रेस को हम लोग ने एपियर करवा रहे हैं, मीट करवाने को एपियर कर रहे हैं, तो फिर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। ये चीज याद रखना है, वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा। अच्छा देखो, अगर मिरर ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, पीछे 2 सेंटीमीटर पे। अच्छा अब ये बताओ, ये एक मिरर है, इतनी तक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर पे, अब इमेज कहाँ पे बनेगी,
इमेज भी यहाँ पे बनेगी 2 सेंटीमीटर पर, क्योंकि मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करके एक्सटेंड। हम लोग ने एक क्वेश्चन भी करा था जहाँ पे हमने मिरर को एक्सटेंड करा था, नेक्स्ट ही पेपर था शायद वो। अच्छा ये तो दूसरा था, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज होगा, ठीक है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ऑब्जेक्ट से इमेज को अगर एक लाइन से अगर खींच दिया, ठीक है, लाइन अगर खींच दिया उधर, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इससे एक लाइन खींच दिया, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, तो ये परपेंडिकुलर होगी। इमेज फॉर्म बाय मिरर इज वर्चुअल, ये तो हमने बात कर ही लिया। और क्या है, हाँ इसी पे हम लोग ने, इसी मिरर को हमने एक्सटेंड करा था। मिरर हमारी कितनी पे थी, 45 डिग्री पे थी। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, -2 और 0 पे था, है ना, -2 0 पे था। हमें क्या फाइंड करना था, इमेज की कोऑर्डिनेशन क्या होगी। हमने इधर क्या करा था, मिरर को पीछे एक्सटेंड करा था, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, तो ये वाला तो और ये वाली 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। ये 45, ये 90, तो ये भी 45। ऐसा दो कंपोनेंट बनता है, अगर v इधर है तो v का ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा और ये v sin थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा, मतलब कि 2 cos 45। 2 cos 45 हमारी क्या आई थी, √2 आ गई थी। ये वाली डिस्टेंस हमारी √2 आई थी, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, √2 आएगी। हमने इसको फिर जूम करा था, इधर 2√2 इधर हुआ था, ये वाली डिस्टेंस हमारी 2 दी हुई थी। हमारी ये वाली y कितनी आई थी, 2 आई थी, है ना, y 2 आई थी, मतलब कि y नेगेटिव y पे 2 पे आई थी, तो इसका x 0 y -2 कोऑर्डिनेशन हमने निकाल लिया था इधर, ठीक है। अब क्या थी, अब हमने अपना हाइट को लेकर देखा था कि व्हाट हाइट वी नीड टू मेक, हमें कितनी हाइट की इमेज चाहिए, मतलब कि मिरर चाहिए कि हमारी पूरी हाइट जो है उस पर आ जाए। तो हमने क्या बोला था कि ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा टोज हो गया, ठीक है। अगर हमारी पूरी इमेज उस मिरर पे चाहिए तो एक हेड से रे ऑफ लाइट हमारी आंख पे आनी चाहिए, टोज से हमारी लाइट आंख पे आनी चाहिए, है ना, 2 लेट आनी चाहिए। तो हमने एक ऐसा ही करा था, एक रे हमारी हेड से आई पे आई थी और एक रे हमारी टोज पे आई थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, है ना। ये जो x और y थी, x प्लस वाई जो हाइट ऑफ मिरर थी, है ना, x प्लस वाई हाइट ऑफ मिरर थी, पूरी हाइट हमारी कितनी आई थी, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y हमारी क्या आई थी, h हाइट आई थी। अब x प्लस वाई क्या है, हाइट ऑफ मिरर नीडेड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h/2, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, अब वाल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। वाल वाला क्वेश्चन ये था कि हम जैसे कि मिड में खड़े हैं, ठीक है, ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे में एक ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है, सामने में मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। मुझे कितनी हाइट की मिरर चाहिए कि मैं पूरे वाल की इमेज को उस मिरर पे देख लूँ, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, एक ऊपर से लेकर के जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो मेरे आई पे आनी चाहिए, नीचे से जो रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो मेरे आई पे आनी चाहिए, है ना। अगर मेरे आई पे आ गई तो मुझे पूरी वाल की इमेज दिख जाएगी उधर। तो देखो ये मेरी आई थी, ये मेरी आई थी, ठीक है, हमें बस आई का नीड है। तुमने पूछा था कि अगर बेस लाइन जो है, मुझे नीड तो यहाँ पे बस आई की है ना। एक रे ऑफ लाइट आकर के मेरी आई पे आई, वाल के नीचे पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट आई हमारे पास, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मिड में खड़ा हूँ, मतलब कि मैं बीच में खड़ा हूँ। अगर मिरर से मेरी दूरी अगर d है तो ये वाली दूरी भी d होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इंसिडेंट रे आई, आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बन गई, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सेम होगी। अगर ये इसको अगर हमने x माना तो ये भी x ही होगा। सेम फॉर दिस, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, अगर ये वाली डिस्टेंस अगर y है तो ये वाली भी y ही होगी, ये दोनों y ही होगी। अब देखो, अब हमें अगर ये वाला डिस्टेंस अगर पता चल जाए किसी तरह से, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस तो पता चल गया जो कि है x प्लस वाई, अगर हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर पता चल गया तो पूरे हाइट को अगर हमने y माना है, तो पूरा हाइट को अगर हमने h माना है वाल का, तो हमें वो वाला मिरर्स के भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो तुम सिमिलर
ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, या फिर तुम यहाँ पे tan थीटा का भी यूज कर सकते हो। ये ठीक, अब हमें बस इस ट्रायंगल को देखना है, ठीक है, इस ट्रायंगल को देखना था, ठीक है। ये थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन, ये वाला डिस्टेंस कितना है, d है ना, x अपॉन d, ठीक है। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, x डैश हमने माना था, ठीक है। और अब पूरी वाली बेस, पूरी बेस d प्लस डी कितनी होगी, x डैश अपॉन 2d। क्या ये एंगल सेम है दोनों के लिए, थीटा तो सेम है, तो tan थीटा दोनों में बराबर हो जाएगी। तो x बाई डी इज इक्वल टू एक्स डैश बाई 2d, d से d मर गया, x डैश हमारे की आ गई 2x आ गई, मतलब कि ये वाली डिस्टेंस अगर x है तो ये 2x हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे भी ये y है तो ये 2y हो जाएगी। तो अब हमारे पास पूरा ये लेंथ आ चुका है, 2x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2y, 2x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू कितनी है, h, हाइट, टोटल हाइट ऑफ द वॉल। ये क्या हो गया, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू हाइट h। x प्लस वाई हमारी क्या है, हाइट ऑफ द मिरर नीडेड, x प्लस वाई हमारी क्या है, हाइट ऑफ द मिरर नीडेड इज इक्वल टू h बाई 3 आ गई थी हमारी, ठीक है। हाँ क्या, अभी वेलोसिटी वाली क्वेश्चन है, ठीक है। वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मेरे सामने ये जो लाइन है ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है, मेरे सामने में एक मिरर है, मैं दौड़ते हुए उसके पास 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से जा रहा हूं, ठीक है। अभी मैं 2 पे था, मान लो कि मैं 2 सेंटीमीटर पे था, अब मैं 1.5 पे आ गया, अब 1 पे आ गया, तो इमेज भी मेरी तरफ किस तरह से आएगी, वो भी पहले 2 पे थी, फिर 1 पे आएगी, फिर हम लोग एक तरह से मिल भी जाएंगे, है ना। ऐसे हम लोग भी पास आते रहेंगे। अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रही है तो इमेज की भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और उस डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रही है वो इक्वली हो रही है। मैं अगर 2 सेंटीमीटर इधर जा रहा हूँ तो इमेज भी मेरी 2 सेंटीमीटर इधर आ रही है, लेकिन डायरेक्शन हमारी बस चेंज है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हमने लिखा था। अब हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होती है। तो dx बाई dt हमने करा था और नेगेटिव साइन लगाया था उस केस के लिए भी, माइनस dx बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये वाली हमारी क्या आ गई वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अगर यहाँ पे XOM लिखा हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ O विथ माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ M, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी चीज को मैंने इधर लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर को हमने उस तरह से लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस केस में भी हमने ऐसे ही करके लिखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन यहाँ इसके लिए आई थी, है ना। अब हमने इसको पूरा सॉल्व करा था, यहाँ पे हमें क्या आई थी, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, एक क्वेश्चन करा था जिसमें कि मैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से इधर जा रहा था, मिरर भी मेरी तरफ आ रहा था, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करना था। तो मैंने उसी फॉर्मूला का यूज करा था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा था तो उल्टी वाले डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, तो ये 2 नेगेटिव हो गया था, तो -2 लिखा था हमने। ऑब्जेक्ट हमारी इस डायरेक्शन, हमने इसको पॉजिटिव माना है, तो ये +5 हो गया था, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि हमको फाइंड करना था बाई 2। हमने इसको सॉल्व करा था तो -9 मीटर पर सेकेंड आया था, मतलब इमेज हमारे पास, इमेज के लिए तो ये उसके लिए पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया उसके लिए, बट हम अपने रेफरेंस पे देख रहे हैं कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि हमने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अगर कोई अगर इस डायरेक्शन में आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसलिए 9 मीटर पर सेकेंड आया था। अगर हमने इसको अगर
वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसा होगा, अगर इस पे पूरा का डायरेक्शन वगैरह लगाएंगे तो माइनस आई होगा, माइनस आई जे कैप, आई कैप, ठीक है। एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है और जेड के कैप होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक एरर ये था कि देखो, हाँ, ये जो 37 डिग्री वाली जो ट्राइंगल थी ना, ये बहुत फेमस ट्राइंगल है। 37 डिग्री, 53 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली लेंथ 4 होती है, ये 3 होती है और ये 5 होती है। इसको ये नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने इसको मैंने मतलब कि ये मान लिया था, मतलब कि 3/4 मान लिया था। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, बस और कुछ नहीं, यहाँ पे 4/5 होगा। एक हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि एक वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट जा रही है एट एंगल 37 डिग्री, ठीक है। तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे, एक नीचे वाली कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट। हाँ, हमने और एक केस पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू द मिरर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखो, जैसे कि पहले केस में तो मैं ऐसे करके जा रहा था, वो भी मिरर मेरे तरफ ऐसे करके आ रहा था। दूसरे केस में मैं ऊपर तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, इमेज भी मेरे साथ तो ऊपर ही जा रही है ना। डिस्प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे चली जा रही है ना, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। इस केस में पैरेलल वाले केस में ऐसा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर वाले केस में नेगेटिव साइन लगेगा। तो इस पे ये जो क्वेश्चन था ये दोनों का मिला हुआ था। इस पे एक कंपोनेंट थी वेलोसिटी की एक पैरेलल वाली कंपोनेंट थी, एक परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट भी थी। ये पैरेलल वाली कंपोनेंट क्या थी, v cos 45, v cos 37, और ये वाला क्या था, v sin। तो v cos 37 डिग्री, v cos 37 डिग्री, 37 डिग्री क्या होगा, नहीं अब इसमें 3, मैं बोला था ना कि मैंने उसको गलत लिख दिया था, एक्चुअली मैंने 3 को इधर लिख दिया था, बट एक्चुअल ट्राइंगल ये वाला है, इसको तुमने करेक्ट कर लेना है, ठीक है। cos 37 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 होगा, 10 इंटू 10 4/5, v हमारी क्या थी 10, 10 इंटू 4/5 बराबर 8। ये हमारा क्या आया था, ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या आया था 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे को परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट भी चाहिए। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, v sin 37 डिग्री, v 37 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, v इंटू 3/5, 3/5, v हमारा क्या है 10 है, 10 इंटू 3/5, 5 टू 10 बराबर 6 आ गया हमारा। परपेंडिकुलर हमारी 6 आ गई, और ये बेस वाली हमारी क्या आ गई 8 आ गई। अब हमारे पास इधर एक इमेज बनाना था, इसको तुमने नोट कर लेना है, ठीक है, इसको कहीं पे नोट कर लेना है। अब हमारी यहाँ पे मान लो कि इमेज थी, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी तो कोई चेंज नहीं करेगी, ये वाली हो सकती है कि चेंज कर दे या तो ना करे, तो हमें ये वाली चेंज तो नहीं होगी। अगर वो कितनी आई थी हमारी परपेंडिकुलर वाली 6 आई थी, तो ये भी 6 आई कैप ही होगा, बट ये वाला डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा, इसको हमने निकालना पड़ेगा 6 जे कैप, सॉरी 6 जे कैप, ठीक है। हमने वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मिरर यहाँ पे क्या है 0 है, कुछ नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी हमारी, वो वाले बेस वाली, बेस है हमारी 8। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमारे को फाइंड करना है बाई 2, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी -8, -8 है ना, -8 आ जाएगी, मतलब कि इस डायरेक्शन में, मतलब कि -8 आई कैप। तो हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में, पहले ये वेक्टर फॉर्म में किस फॉर्म में थी, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, अब इसकी किस फॉर्मेट में है, -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, बस यही फाइंड करना था हमें। ये हो गया रिवीजन, ठीक है।
अब हमें आगे बढ़ना है, ये बस कल तक का था। हाँ, आज हमें करना क्या क्या है। आज हम करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड बाय टू प्लेन मिरर। आज हमें करना क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर। उसके बाद हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, कि इमेज कहाँ पे बनती है वो वाली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो है, क्या है वो क्वेश्चन, क्या है, दी प्लेन मिरर M1 and M2 are inclined at each other एक मिरर जो थी, एक प्लेन मिरर जो है M1 और M2 आर इंक्लाइंड एट ईच अदर। क्या हुआ, गर्मी गर्मी, अच्छा, आर इंक्लाइंड एट ईच अदर, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट on M1 and parallel to mirror M2 and parallel to mirror M2 is reflected from M2 parallel to M1, parallel to M1. Angle between two mirrors. Find angle between two mirror. दिखने में क्वेश्चन इतना बड़ा सा लग रहा होगा, बट इट्स नॉट टू लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, एक प्लेन मिरर है, टू प्लेन मिरर है M1 एंड M2, वो एक खास एंगल पे इंक्लाइन की गई है, मतलब कि ईच अदर पे। ठीक है, उसको मतलब कि उनके बीच का एंगल कुछ एक थीटा होगा। एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि इंसिडेंट हो रही है M1 पे, मतलब कि M1 पे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे जो हो रहा है वो पैरेलल हो जा रही है किसके, मिरर M2 के, क्योंकि हमारे पास दो मिरर थी। और फिर क्या हो रहा है, जब M2 से जब पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 पैरेलल टू M2, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द मिरर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, ये देखो, क्योंकि हमें कोई एंगल दिया है नहीं तो हम कोई भी एक एंगल थीटा मान लेंगे, है ना। ये वाला मिरर M1 हो जाएगा, ये वाला मिरर M2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मिरर है, नीचे वाला भी मिरर है। बोल क्या रहा था, पैरेलल हो जा रही है। तो क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट रे जो आ रही है वो आ रही है M1 पे आ रही है। लेट मी चेंज द कलर। हाँ, एक इंसिडेंट रे जो आ रही है M1 पे आ रही है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट M1 पे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका इधर से रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जो आ रही है तो वो M1 M2 के पैरेलल है। ठीक है, लेकिन M1 फिर से वो M2 से जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो रे ऑफ लाइट M1 के पैरेलल हो जा रही है, M1 के पैरेलल हो जा रही है। क्या बोल रहा है, द टू मिरर M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड एट ईच अदर such that a ray of light incident on M1, ray of light incident on M1 and parallel to M2
ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है M1 पे जो कि पैरेलल है M2 मिरर के, पैरेलल टू M2, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है फ्रॉम M2, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 पैरेलल टू मिरर M1, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे जो हो रही है M1 के पैरेलल है। हमें बस अब एंगल फाइंड करना है, ठीक है, कि इस दोनों मिरर के बीच पे एंगल क्या था। तो हम इस पे एक परपेंडिकुलर बना ले, क्या बना ले? अच्छा, ये दोनों लाइन जो है क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल थीटा बराबर होगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम सिमिलरली अगर ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा थीटा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री था, ये वाला एंगल हमारा थीटा आ गया। सेम हम अब इस केस में देखते हैं, इस पे भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर ये वाला भी 90 माइनस थीटा, ये दोनों भी 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि वाला एंगल क्या हो गया हमारा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। बहुत फेमस सा क्वेश्चन था ये। हाँ, अब है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। एक प्लेन मिरर ये बना लेते अपन, और एक प्लेन मिरर ये बना लेते अपन। हाँ, इस केस में दोनों प्लेन मिरर पैरेलल है। हाँ, इन्फिनाइट तो बनेगा बट ब्यूटी पार्लर्स में होता है, हाँ सैलून में भी होता है ना। हमने देखा है ना, हमने देखा है। हाँ, अब हम इसका इमेज देखेंगे कैसे बनता है, रे डायग्राम के साथ उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट O है, ठीक है, ऑब्जेक्ट O है, ठीक है, हेलो, ऑब्जेक्ट O है, ये इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये लेके कर रहे हैं क्योंकि दिक्कत ना हो। ये मान लो इधर से 1 सेंटीमीटर पे है, तो इस मिरर से ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कैसी बनेगी फॉर मिरर M1 1 सेंटीमीटर पे बनेगी। पहली इमेज हमारी क्या बन गई M1 पे बन गई एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इसका एक रे डायग्राम भी बना लेते हैं अपन, है ना। एक रे ऑफ लाइट ऐसे करके आई, फिर उसी पे रिफ्लेक्ट हो गई, फिर एक हमने ऐसे इंसिडेंट करा तो वापस से रिफ्लेक्शन होगी, इसको हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड करा तो हमारी पहली इमेज ऐसी बन गई, ठीक है। अब M2 के लिए, M2 मिरर के लिए ये वाली 2 सेंटीमीटर पे, तो इस ऑब्जेक्ट का भी इधर कितने दूर पे बनेगा 2 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज I2, ठीक है। इसका भी रे डायग्राम बना लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, वापस इधर से चली गई कि नॉर्मल इंसिडेंस, और एक हमें रे ऑफ लाइट चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इसको हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड करा तो हमारी इधर ये 2 सेंटीमीटर पे बन गई। अब देखो, अब ये वाला मिरर इस वाले इमेज को एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लेगा, ठीक है, एक वर्चुअल उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। उसको क्या लगेगा, उसका जो रे ऑफ लाइट जो आ रहा है कहीं इधर से आ रहा है, देखो जैसे कि उसका रे ऑफ लाइट कहीं इधर से आ रहा है, ठीक है, तो वो उतनी ही दूरी पर एक और इमेज बना देगा। मतलब कि अब इस इमेज का कितनी दूरी पे था 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया टोटल 4 सेंटीमीटर, तो दूसरी इमेज भी 4 सेंटीमीटर पे बन जाएगी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पे बन जाएगी।
तो ये वाली इमेज क्या बन गई, I3। अब देखो, अब इस प्लेन वाले मिरर के लिए, अब ये वाले मिरर के लिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ना, ये वाला जो इमेज था, अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। ये इसको लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही थी, कहीं दूर से आ रही थी, फिर ये प्रोड्यूस बैकवर्ड करेगा, तब ये रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, ये कहीं पीछे बैकवर्ड ये करेगा। जितनी दूरी पे ये थी, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो उतनी दूरी पे बन जाएगी 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब ये केस चलता, अब आपको भी समझ में आ गया कि केस चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको बीच में नहीं लिया, क्योंकि हर कोई बीच में लेके समझाते हैं, 2 पे करके समझाते हैं, मैंने इसको 1 और 2 पे समझाया है। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, अगर 2 प्लेन पैरेलल मिरर है, अगर बीच पे अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगी तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। ठीक है, किसको, या श्योर आई विल। देखो इधर एक प्लेन मिरर है, इधर भी एक प्लेन मिरर है। ठीक है, तुमको बस ये देखना है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के 1 सेंटीमीटर सामने में रखा हुआ है। अब बस तुम्हें बस एक मिरर देखना है, M1 मिरर देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पे, तो उसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, 1 सेंटीमीटर पे बन गई। अब M1 को भूल जा, अब M2 देख, M2 में क्या है, M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर पे, तो इसकी भी इमेज कितनी बना पे, 2 सेंटीमीटर पे बना देगा, बना दिया। अब इसकी हमने रे डायग्राम बनाई थी एक। ठीक है, अब ये वाला जो मिरर है ना, अब ये सबको भूल जाएगा, अब वो ये वाले इमेज, ये वाला इमेज को देखेगा। अब वो देखेगा कि यार वो तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये वाले मिरर के लिए तो वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। वो वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हो गए, 5, 1 + 2 + 2 5। इसके 5 सेंटीमीटर दूर पे एक वर्चुअल इमेज है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वो भी अपने पीछे में 5 सेंटीमीटर दूर पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक इमेज बनी थी 1 सेंटीमीटर पे, अब M2 भी तो सेम काम करेगा, उसको भी तो लगेगा कि 1 सेंटीमीटर पे उसके उधर एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे अपने पीछे एक बना लेगा। अब फिर क्या होगा, 4 सेंटीमीटर वाला फिर ये इमेज देखेगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, फिर पीछे ये 7 सेंटीमीटर बना देगा, और ये केस चलता ही रहेगा ऐसे। समझ में आ गया, कंटिन्यू चलता है। अब क्या है, अब देखो, अब हमने ये चीज को देख लिया। अब 2 मिरर जो थी हमारी क्या थी, परपेंडिकुलर थी, पैरेलल थी। अब हम परपेंडिकुलर पे देखेंगे। साइलेंट क्लास, टॉक विथ मी, है ना, टॉक विथ मी, मेरे साथ बात करो। नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर नहीं जाता। हाँ देखो, ये 2 प्लेन मिरर है ना, ये 2 प्लेन मिरर है। पहले केस में क्या था, प्लेन मिरर पैरेलल था। इस केस में क्या है, प्लेन मिरर इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पे है। ठीक है, यहां पे हमारे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट ओ है। इसको तुम सिमेट्रिकल भी रख सकते हो या फिर एसिमेट्रिकल भी रख सकते हो। मैं बताऊंगा सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या है। ये वाला एंगल अगर 45 है, ये वाले भी एंगल अगर 45 है, तो अभी ये किस तरह से रखा हुआ है, सिमेट्रिकल रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप बताओ, ये वाला प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज कहां पे बनाएगा, ये वाला प्लेन मिरर M1 M2, ये वाला एक प्लेन मिरर कहां पे बनाएगा इमेज, इसके पीछे में बनाएगा एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना, एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक इमेज I1 इधर बना देगा। सिमिलरली M2 जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट का एक इमेज कहां पे बनाएगा, 45 पे बना देगा, 45 पे बना देगा। ठीक है, जो हो गया I2। अब देखो, अब हमने क्या करा था, मिरर को तो हमने उस केस में भी एक्सटेंड करा था, इस केस में भी एक्सटेंड करते हैं। अब ये क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वाला मिरर इसका भी एक क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। इसका एक इमेज जितनी दूरी पे ये थी, इतनी दूरी पे एक इमेज बना देगा यहाँ पे, दैट इज I3। ठीक है, और सेम ये I2 भी इस मिरर के लिए, M1 मिरर के लिए क्या हो गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई।
तो ये भी क्या होगी, एक इमेज बना देगी। लेकिन क्या होगा इस केस में, दोनों इमेज जो है I3 और I4 कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। ओवरलैप कर जाएगी तो मतलब क्या होगा, इस केस में टोटल इमेज कितना बना, पहली इमेज, दूसरी इमेज और तीसरी इमेज, तीन इमेज बनी सिमेट्रिकल होने पे। अगर एसिमेट्रिकल नहीं भी होगा फिर भी केस यही आएगा। मैं फॉर्मूला बताऊंगा, मैं अभी तो ये टेक्निकल है ना, मैं बाद में फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि तुम्हें बस थीटा निकालना है, थीटा तुम्हारे पास निकल जाएगा, तुम्हें एंगल ऑफ फॉर्मूला तुम्हें नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहला था। अब हम इसको सर्कुलर केस में समझते हैं। ठीक है, सर्कुलर केस पे, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉन्सेप्ट, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब हमें दो प्लेन मिरर हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, हमने दो, ये M1 मिरर बन गया हमारा, ये M2 मिरर बन गया। हमने बस इसको एक सर्कल पे रिप्रेजेंट करा, ये हमारे बस रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी क्या है, एक्चुअली मिरर है, और यह भी हमारी एक मिरर है। वो पुराने वाले क्वेश्चन को ही मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितने एंगल पे था हमारा ऑब्जेक्ट, 45 डिग्री पे था, इधर भी 45 डिग्री पे था, इधर भी 45 डिग्री पे था। ठीक है, हम इधर क्या कर लेंगे, जितने मिरर दिए हुए हैं, मतलब कि मिरर M1 लिख लेंगे और मिरर M2 लिख लेंगे। ठीक है, कैसे करना है ये बता रहा हूँ। ठीक है, मिरर M1 लिख लिया मैंने और मिरर M2 लिख लिया। पहली इमेज कहाँ पे बनेगी, 45 पे बनेगी, I1, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेना, 45 डिग्री। दूसरी भी 45 पे बनेगी, है ना, दूसरी भी 45 पे बनेगी, इधर I2, तो इसके लिए भी 45 लिख लिया। अब हमें इधर एक क्रॉस बनाना है। ठीक है, एक क्रॉस बनाना है। इन दो मिरर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो इसके बीच में बस 90 डिग्री लिख लेना है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, 45 प्लस 90, 45 प्लस 90 135, मतलब कि अब इमेज कहां पे बनेगी, 135 डिग्री पे बनेगी, इधर से 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे इमेज बनेगी। इससे उस इमेज से 135 डिग्री बनेगी। जैसे कि ये 45 और ये पूरी 90 होगी, इतनी दूर पूरी 90 होगी, 45 प्लस 90। ठीक है, मतलब कि हाँ, ये जो है ये 45 है ना, और ये वाली पूरी 90 होगी, मतलब कि मिरर से बनेगी, वो पूरी मिरर से 135 बनेगी। और ये वाली भी कितनी होगी, 135, कितनी, मतलब कि मिरर से 135 डिग्री। ये दोनों इमेज 135 पे कोइंसाइड कर रही है। देखो, क्योंकि दोनों इमेज 135 पे बन रही है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि हम कैसे मान ले कि 135 पे बन रही है लेकिन ये कोइंसाइड कर रही है। हमें बस क्या करना है, फिर से इसके बीच का एक एंगल ले लेना है। दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या था हमारे पास, दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री, 90 डिग्री था। अगर इन तीनों का सम अगर वो 300 अगर 60 आ जाए तो मिरर कोइंसाइड कर जाती है। तो इस पे ऐसे करके लिख, हाँ, इमेज कोइंसाइड कर जाती है। 135 प्लस 45 प्लस 135, 90 कितना आ गया, 360 आ गया। जब 360 आ गई तो मतलब ये दोनों इमेज कोइंसाइड कर गई। हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि ये मिरर इमेज जब तक कोइंसाइड ना कर जाए। ये वाला पहला केस हो गया। अब हम दूसरे पे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, अब एक सिमिलर और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब दो मिरर बना लेते हैं। पहले 90 डिग्री पे हमने रखा था ना, अब हम इसको एक खास कोई एंगल पे रखते हैं और एसिमेट्रिकल रखते हैं। पहले हमने 45 पे रखा था, अब हम इसको बिल्कुल एसिमेट्रिकल रखते हैं।
ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये वाला एंगल 20 डिग्री ले रहा और ये वाला एंगल 40 डिग्री ले रहा, ठीक है। ये मिरर M1 और ये मिरर M2। टोटल एंगल कितना है? क्या ये सिमेट्रिकल रखा हुआ है? ये सिमेट्रिकल रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल डिफरेंट है 20-40। अगर इसको 30-30 पे रखता तब सिमेट्रिकल होता। तो हम सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, M1 लिखेंगे और M2 लिखेंगे। M1 पहला इमेज कहाँ पे बनाएगा? 20 पे, तो 20 पे बनाएगा। अब हमें बार बार वो वाली रे डायग्राम क्रॉस सर्किल वाली बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बन जाएगा वो 20 पे। और M2 वाला कितना पे बनाएगा? 40 पे। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 60 है। 60 प्लस 20 80। 60 प्लस 40 100, ठीक है। फिर दोनों के बीच का एंगल लेंगे। अब कितना है? 60। 100 प्लस 60 160। 60 प्लस 80 140। अब देखो, अब अगर हमने फिर से अगर 60 लिया तो अब ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। हमें बस इस यहाँ पे एक क्रॉस करके लिख लो। हमें 180 से कम तक ही जाना है, बराबर भी नहीं, कम। 180 से कम तक मतलब कि 170 तक जाना है, 160 तक जाना है, 180 के बराबर भी नहीं जाना है, ठीक है। इसमें ऐसे करके लिख लो कि से कम तक ही जाना है, ठीक है। यहां पे तो ये 200 तक पहुंच गया तो हमारी इसकी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब देखो, क्या ये दोनों इमेज क्या कोइंसाइड कर रही है? देखो 140 नहीं, मैंने ये बोला था कि क्या 135 पे बने तब भी हो सकता है। नहीं, इसका क्या करने है, क्या 360 आ रहा है कि नहीं? 140 प्लस 60 प्लस 160 कितना हो गया? 360 हो गया। ये 360 हो गया, मतलब कि 145 मतलब मिरर M1 से 140 दूरी पर, 140 एंगल पर, और मिरर M2 से 160 एंगल पर दोनों इमेज जो है वो कोइंसाइड कर रही है। डिग्री अलग अलग होगा क्योंकि हमने इसको एसिमेट्रिकल लगा था। मतलब ये दोनों इमेज कितना हो गया? एक ही इमेज हो गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बना? 1 2 3 4, दोनों मिलाकर के 5 इमेज बना। दोनों मिलाकर के एक इमेज बना, क्योंकि दोनों इमेज तो कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करेगी कि नहीं, इसका कैसे करके निकालेंगे अपन? 360 पे देख लेंगे। अब ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका और एक ट्रिक है निकालने का। अब वो देखो, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेज formed by two plane mirror at angle थीटा, ठीक है। इस पे हमने पहले फाइंड करना है, पहला हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एन। एन यहाँ क्या है वो बता रहा हूं। एन इज नहीं, एन अभी नंबर ऑफ इमेज नहीं है, अभी बस फाइंड एन ही है। एन वेरिएबल ही है अभी के लिए। एन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एन को 360 बाई जो मिरर के बीच का एंगल दिया होगा थीटा, उससे डिवाइड कर देंगे एन निकालने के लिए। अगर एन की वैल्यू, आप केस ले रहे हैं, इफ एन इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8 10 ऐसा, अगर एन अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा।
अगर n की वैल्यू अगर इवन आई है तो नंबर ऑफ इमेजेस n माइनस 3 होगा। अगर n ऑड है, इफ n ऑड है, तो हमें इधर दो केस देखना है, पहला सिमेट्रिकल, दूसरा एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड दूसरा एसिमेट्रिकल। पहला सिमेट्रिकल और दूसरा एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के केस में क्या करेंगे, n की जो वैल्यू होगी, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज। एसिमेट्रिकल के केस में n की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ इमेजेस के बराबर होगी। बट अगर n अगर सिमेट्रिकल है, बट इफ n इज सिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू क्या होगी, n-1 होगी। ये कॉन्सेप्ट है बस। तब नंबर ऑफ इमेज की क्या होगी वैल्यू, n-1 होगी। हमारी क्या थी, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। हमें पहले n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड करेंगे, 360 बाई जितनी मिरर के बीच के एंगल दी होगी उसको फाइंड करेंगे। अगर n अगर इवन आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ये n इवन का केस था। अब n ऑड का केस लेंगे। n ऑड के केस में ब्रो लुक अप, उसमें सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नहीं देखना है। अगर ऑड है तो उसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल देखना है। अगर सिमेट्रिकल है तो क्या नंबर ऑफ इमेजेस n-1 हो जाएगी। अगर एसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस सेम होगी n के, ठीक है। ये वाली, और n की जो वैल्यू है, अगर 360 से अगर हमने डिवाइड करा थीटा को, अगर वैल्यू अगर 7.4 आ रही है, 7.6 आ रही है, तो हमें लोएस्ट इंटीजर लेना है, लोएस्ट इंटीजर लेना, राइट। लोएस्ट इंटीजर अगर 8.9 है फिर भी क्या लेंगे, 8 लेंगे। 9.2 है तो क्या लेंगे, 9 लेंगे। 9.8 है फिर भी क्या लेंगे, 9 लेंगे। लोएस्ट इंटीजर लेनी है हमें, ठीक है। अब चलो इसको पुराने वाले जितने क्वेश्चन करा हमने उस पे यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी एक मिरर थी, है ना, दो मिरर थी हमारी। दो मिरर के बीच में हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारा। पहले पे कितना था, 20 डिग्री पे था ना, और इस पे 40 डिग्री पे था। हमें पहले n फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। 360 बाई 60 कितना हो गया, 6। n क्या आ गई यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है, इवन है। इवन के केस में क्या करते हैं, n-1 कर देते हैं। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस, इमेज 6-1 या फिर n-1 इज इक्वल टू 5। क्या दोनों केस में सेम आया था, रिजल्ट आया था ना, उस पे भी 5 आया। देखो जैसे कि कितने नंबर ऑफ इमेज, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना करने से अच्छा है उसको बस एक बार, नहीं वो सही तो है लेकिन दोनों बताना पड़ता है ना, क्योंकि ये दी हुई है, क्योंकि इसको करना पड़ेगा ना। चलो अब इस पे तुम लोग कोई भी जितने भी पुरानी जो है वो सारे तुम लोग क्वेश्चन इस पे लगा सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, हमारी स्फेरिकल मिरर पे बढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर पे पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बहुत कोई यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट बताना स्टार्ट कर देते हैं। हमने इसको लास्ट में 10th में पढ़े होते हैं, ठीक है। सीबीएसई वाले इसको 10th में पढ़ते हैं, आईसीएसई वाले इसको 9th में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग इसको पहले बिहार लोड वाले 10th में ही पढ़ते हैं, तो सब इसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो फिर बाद में डायरेक्ट क्लास 12th में आती है, तो हमें सब चीज़ भूल जाते हैं हम लोग कि पोल क्या था, फोकल लेंथ क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था, फोकल लेंथ क्या था, फोकस क्या था, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, अपर्चर क्या था, ये सब अपन भूल जाते हैं। तो अब हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको स्टैंडर्ड पे लेके जाएंगे। हाँ, तो पहला आ गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड, मतलब कि केव,
इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड, ये कॉनकेव मिरर है, इसका क्या होता है, इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड। जैसे कि ये है ना, ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, ये सरफेस पॉलिश्ड, इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड। इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड। तुम उसको ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, अंदर से देखो, हाँ, इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड। और दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, बल्जिंग पार्ट इज पॉलिश्ड, मतलब कि ये वाली जो पार्ट है ये पॉलिश्ड है ना, बल्जिंग पार्ट इज पॉलिश्ड। हाँ, इसको तो उल्टा ऐसे लग रहा है, बट ये एक्चुअली मैंने क्या बोला, इसका इनसाइड सरफेस पॉलिश्ड है, इसको मैंने ऐसे करके नहीं बनाया, इस साइड पॉलिश होगा, हाँ हाँ, इसको इस साइड, हाँ इसको इस साइड पॉलिश होगा, ये वाला जो है ये इस साइड पॉलिश होगा, हाँ इस साइड पॉलिश होगा, हाँ, बल्जिंग पार्ट इज पॉलिश्ड, मतलब कि मतलब अगर हमें किसी मिरर को अगर पॉलिश करना है तो उसके पीछे वाले सरफेस को हमने पॉलिश करना पड़ता है, जिससे वो सामने वाला सरफेस पॉलिश्ड हो जाता है। तो मैंने उसको बल्जिंग करके मैंने उस पर बल्जिंग पे ही पॉलिश मार दिया था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टर्म हमें देखना है, ठीक है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अब देखना है हमें पोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला क्या है, पोल। पोल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है मिरर पे। पोल क्या है, एक ज्योमेट्रिकल सरफेस है मिरर पे, और इसको मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, इसको मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। और जितनी भी डिस्टेंस मेजर होती है वो कहां से मेजर होती है, फ्रॉम द पोल, एनी डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है। You can eat. You can eat. Eat. You're eating something. No, you can eat. If you want to eat, you can eat. अच्छा, ओके ओके, पेन, ओके, नो प्रॉब्लम। बट क्लास लंबी होती है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खाने पीने का खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये मिरर, इस मिरर को तो हमने काटा होगा ना कहीं से, इस मिरर को कहीं से काटा होगा ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी लिख रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। ये मिरर को हमने किस स्फीयर से कट करा होगा ना, एक स्फीयर होगा उससे मैंने कट करा होगा, उस स्फीयर का जो पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, वही इस स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर होगा। दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि अगर हमने इधर एक मिरर बना लिया, दिस इज पोल, है ना, ये एक मिरर का पार्ट होगा, ये एक पूरा स्फीयर का पार्ट होगा, है ना, इसका जो सेंटर होगा वो इसका भी सेंटर होगा। दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो डिस्टेंस को काटे नहीं, ज्वाइन करे इसको। और एक और बात, हम इसको ना ऐसे करके लेते हैं, तुमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, नहीं, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना इधर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग,
पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब अपर्चर क्या होता है? ठीक है, अपर्चर क्या होता है? जैसे कि नहीं, अपर्चर क्या होता है? ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ना, इसको अपर्चर कहते हैं। ठीक है, अपर्चर का क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द मिरर, द डायमीटर ऑफ द मिरर, इसका जो डायमीटर जो हो गया इस मिरर का, उसको क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। अपर्चर क्या हो गया? डायामीटर ऑफ मिरर। अपर्चर क्या हो गया? डायमीटर हो गया किसका? मिरर का। अब बात करते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर विच द मिरर इज द पार्ट, जैसा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर था, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। सेम इस केस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? आरओसी लिख रहा मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो समझ में नहीं आएगा बाद में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर विच द मिरर इज द पार्ट। ओके, ये हो गया। अब हम लोग कुछ इस पे अब फोकस जानते हैं। फोकस क्या है? फोकस, इन्वेंट टेल अबाउट फोकस। नहीं, फोकस क्या है? नो, फोकस क्या है? हम लोग दो केस लेते हैं, कनकेव मिरर का लेते हैं और पहले कनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ने क्या लिया? कनकेव लिया, मिरर लिया। कनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? ऐसे कन्वर्जिंग नेचर होता है, ये कन्वर्ज करती है ले ऑफ लाइट को। और कन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, ये हमने एक कनकेव मिरर बना लिया। इसका डेफिनेशन तुम लोग बताओगे। ठीक है, इसका डेफिनेशन तुम लोग बताओगे। ये क्या हो गया? पोल है, ये सी है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या बोलता है? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत क्लोजली, जब जिसको पैरा एक्सियल रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास से गुजर रही होगी, बिल्कुल पास से, बिल्कुल चिपक के, बट कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो हमने इसको बड़ा बनाने के लिए हमने इसका क्या करना है? इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना है। ठीक है, ray of light coming parallel to principal axis, with that ray is para-axial rays. The ray of light parallel to principal axis, after convergence they meet at a point, after reflection they meet at a point, है ना? जिस पॉइंट पे मिलेगा that point is called focus। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखा जाता है, the ray of light coming parallel to principal axis close to the reflection, close to it, है ना? The ray of light coming parallel to principal axis close to it को मैंने क्या लिखा? Paraxial rays from the concave mirror converge at a point, that point is called focus। अब अगर इसी पे अगर हम एक प्लेन बना देंगे तो that is focal plane। अगर इस पे अगर एक प्लेन बना देंगे, मतलब एक पेपर रख देंगे, इस प्लेन पे जो बनेगा वो फोकल प्लेन बन जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोग बस मिरर की बात कर रहे हैं, अभी लेंस की बात कोई नहीं करेगा। लेंस पे हम लोग लॉरेंस फॉर्मूला भरेंगे, है ना? उस पर अलग अलग फॉर्मूला है, उसमें और एक वो भी है, लेंस मेकर फॉर्मूला है उसमें, है ना? उसका बहुत अलग डीप जाना पड़ेगा उसके लिए। बट अभी हम लोग बस मिरर के लिए बात कर रहे हैं। मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? R/2। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों का नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। अब ये नेगेटिव कैसे हुई, अब मैं बता रहा हूं। नहीं, रे ऑप्टिक्स में हम एक ये अजम्पशन मानते हैं कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसको लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन टू बी
टू बी पॉजिटिव। अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन पे आ रही है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर देखो ये अब यहाँ पे क्या था, ये वाला ये हमारी रे ऑफ लाइट आ रही थी, ये हमारी क्या है, मिरर है ना। रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका आफ्टर कन्वर्जेंस ये पॉइंट कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, फोकल पे मीट कर रही है। तो रे का डायरेक्शन ये है और फोकल लेंथ का डायरेक्शन ये है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ये कनकेव की बात होगी। कनकेव मिरर कैसी होती है, कन्वर्जिंग मिरर होती है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसी होती है, डाइवर्जिंग मिरर होती है। अब हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ को भी निकालने का फॉर्मूला क्या है, R/2 है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। अब देखो ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारी कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये हमारी कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट इधर आई, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा, ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। बट हम इसको पीछे बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे। दे मीट एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस कहेंगे। अब इसका इस पे कैसे करके लिखा जाता है, द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉर ए कन्वेक्स मिरर आफ्टर डाइवर्जेस the divergent ray produce backward, the divergent ray produce backward at point they meet, that is called the point they meet, that called focus। इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी, ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव थी, फोकल भी वही डायरेक्शन पे है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो गया। इसीलिए मैंने लिखा कि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव होती है। जो मैं जो भी लिखूंगा, भले मैं बोलने के टाइम मुझसे वो प्लस माइनस हो जाए, बट वाइल आई एक्सप्लेनिंग तो मुझे उस टाइम पे पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल बात क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों, इसीलिए हमें पूरी थ्योरी जानने की जरूरत है ना। अगर हम बस इसको अगर रिवाइज कर ले कि पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा, एट ए टाइम वी कैन फॉरगेट इट। ओके, वी ऑल ह्यूमंस। अब हम क्या करते हैं, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे बात करते हैं। ठीक है, आप देखो ये हमारी कौन सी मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसको लिख लो बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इस पे हमारा क्या है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द पॉइंट दे मीट एट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस। ये वाली रेट होगी। ठीक है, हाँ, द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये वाला हो गया। अब हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से बात कर रहे हैं। मैंने तुमसे बताया था कि जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर हम किसी तरह से अगर उसके डायरेक्शन को 180 डिग्री अगर टर्न कर दे तो वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। अब हम इस केस में क्या कर रहे हैं, एक रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को फोकस से पास, तो ये पैरेलल चली जाएगी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो प्रिंसिपल अगर फोकस से जाएगी, अगर हम फोकस पे अगर एक लाइट मारते तो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। अब तुम कॉन्वेक्स मिरर पे भी सेम चीज दे सकते हो, कॉन्वेक्स पे भी देख सकते हो। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट क्या थी, पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें तो कन्वर्जेंस नहीं होता, आफ्टर डाइवर्जेंस द डाइवर्जेंट रे विल बी
प्रोड्यूस बैकवर्ड, दे मीट एट ए पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और इस पॉइंट पे जो इसको फोकस करते हैं ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को फोकस की तरफ करके मारते हैं, ठीक है, फोकस की तरफ करके मारते हैं। जैसे कि ये हमारी एक मिरर है, हाँ, जो रिफ्लेक्टेड रेट जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारी फोकस है, एक रे ऑफ लाइट को हम ऐसे मार रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन डे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन डे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, और इसका एक और चीज है, हाँ, ये दो चीज मैंने बता दिया। पहला क्या था, अगर मिरर है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। हम लोग इमेज जब बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, तो ये तीन चीज हमें चाहिए। ये पहला हो गया हमारा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये फोकस पे पार कर गया, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा, अब इसका जस्ट उल्टा, फोकस से पास करेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से आ रही है ये पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरी केस हो गई। तीसरी क्या है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक रे ऑफ लाइट अगर पास करते हैं तो उसी पे चली जाएगी। क्यों, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। नॉर्मल इंसिडेंस, प्लेन मिरर के केस में हमारे पास क्या था, जब नॉर्मली जब कोई रे इंसिडेंट करते थे तो वो उसी पे चली जाती थी। सर्कल का नॉर्मल कहाँ पे होता है, उसके रेडियस पे होता है ना, उसके रेडियस पे होता है उसका नॉर्मल। कोई एक सर्कल है, उसका रेडियस, उसके रेडियस पे उसका, जैसे कि ये सर्कल है ना, इसका जो रेडियस हो गया, इस पे इसका नॉर्मल हो रहा है। अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, COC है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस केस में क्या है, नॉर्मल है, तो उसी पे रिटर्न हो जाएगी। इमेज बनाने के लिए हमें ये तीन चीज की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम इमेज अब बनाना स्टार्ट करें, हाँ, इमेज बनाना स्टार्ट करें। ओके, लेट्स लीव द क्लास हियर। तो हम कल से ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगी वो हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू।